जोहार, जय मूल्यासी। मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई। रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। यही हालत इस देश की सिंधु सभ्यता में कृषि सभ्यता की निर्माता आदि माता निरुक्ति की हालत है और आज की नारियों की हालत है। जब आदि मानव यानी पुरुष जंगलों में शिकार करने जाते थे या नैसर्गिक रूप में कमजोर दिखने वाली महिलाओं को उस प्रेगनेंसी के समय वो पुरुष साथ में लेके नहीं जाते थे। सारे पुरुष शिकार पर चले गए, सारी महिलाएं घरों में यानी गुफाओं के सामने बैठी रही। एक महिलाओं के सामने एक बड़े वृक्ष का फल गिर गया, फल खाया और उसके अंदर का जो बीज था बैठे बैठे जमीन के अंदर डाल दिया। जमीन के अंदर डालने के बाद शाम को पुरुष सारे आ गए और अपने शिकार लेकर आए। शाम को बारिश शुरू हो गई। वो बारिश न रुकने वाली थी। लगातार 4-5 दिन वो बारिश चल रही। 4-5 दिन के बाद वो बारिश रुक गई तो गुफाओं में जो रुके स्त्री पुरुष बाहर आए। उस महिला ने देखा कि मैंने जहाँ बीज डाला था वहाँ पौधा ऊपर आया है। वही है कृषि क्षेत्र की जननी निरुक्ति। भारत में महिलाओं की गुलामी डबल फोल्डर है। एक तो न स्त्री स्वतंत्र महर्ती वाली ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम, उनके पुरुषों की गुलाम, ऐसी डबल फोल्डर है। भारत में मूल निवासी बहुजन समाज के पुरुष अपने महिलाओं पर अन्याय अत्याचार करते हैं क्योंकि वह पुरुष भी ब्राह्मणी व्यवस्था के शिकार है। स्त्री का शरीर, उसकी संपत्ति सभी जातियों के पुरुषों ने कब्जा बनाया है। भारत में सबसे ज़्यादा गुलाम SC, ST, OBC के लोग हैं, मगर सभी जातियों की महिला आज भी गुलाम है। बड़े बड़े पदों पर इन नौकरियों पर वह महिला है, फिर भी वो आर्थिक रूप में गुलाम है। नौकरी करने वाली महिलाओं को पुरुषों के साथ तनख्वाह मिलता है, मगर वो तनख्वाह बहुत सारी महिलाएं पति के सामने पेश करती है। पति से वो पैसे लेकर खर्च करती है। मेरा अनुभव इस संदर्भ में शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मैं और हमारे सीनियर कार्यकर्ता एक प्रोग्राम में जा रहे थे। हमारे सामने 2-3 स्कूल टीचर बैठी थी। उनसे मैंने पूछा, आपको पेमेंट कितना मिलता है? उन्होंने बताया 60,000 रुपये पेमेंट मिलता है। मैंने पूछा, तो पेमेंट आपके पास रहता होगा? उन्होंने कहा, नहीं, मेरे अकाउंट में जमा रहता है, मगर ATM कार्ड मेरे पति के पास रहता है। यह है आधुनिक महिलाओं की गुलामी। दूसरी, गाँव में जो देखा जाए, खेतों में अन्य मजदूरी काम करने वाली जो पुरुष और स्त्री है, उनके मजदूरी में विषमता है। पुरुष जितना कमाता है उतना स्त्री कमाती नहीं है। दोनों के मजदूरी में अंतर है। जैसे नौकरी करने वाले स्त्री पुरुषों को एक सरी का वेतन मिलता है, वैसे वेतन खेतों में मजदूरी करने वाले स्त्री पुरुषों को नहीं मिलता है। यह सारी महिलाएं, कोई भी हो, उनको ड्रेस हो, साड़ी पहनी हो, मगर उसको जेब में नहीं है, उसको पर्स देना पड़ा। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ बसपा की सुश्री मायावती का, जो जिसे आयरन लेडी कहा जाता है, उसके साथ वो पर्स लेकर चलती है। और मायावती ने लखनऊ में अपने जीवित होते एक स्टैचू खड़ा किया, उस स्टैचू में भी पर्स दिखाई। हमारे समाज में यह माना जाता है कि औरत की कोई जाति नहीं होती है। शायद इसलिए जिन वर्गों को खास अवसर मिलना चाहिए उनकी सूची में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जातियों, मुसलमानों के साथ औरतों को भी रखा जाता रहा। यानी सभी जातियों की औरतों को यहाँ दिलचस्प है कि ऊंची जातियों की स्त्रियों को भौतिक सुख सुविधा ज़्यादा है, पर पैर पसारने के लिए उन्हें चादर जो दी गई है उसका आकार छोटा है। वही दूसरी ओर नीची जाति की औरतों को आज़ादी ज़्यादा है, पर इस आज़ादी का इस्तेमाल करने के लिए भौतिक सांस्कृतिक संसाधन चाहिए, वो निहायत ही नाकाफी है। इस तरह दोनों में किसी भी समूह की औरतों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि दमन का शिकार कम है, ज़्यादा है। यह कहा जा सकता है कि एक दूसरे से कम बुरा हो सकता है, मगर निसंदेह स्त्रीवाद का विकास इसी दिशा में जा रहा है। दुनिया में हर औरत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, आर्थिक संपत्ति में भी अधिकार नहीं था, तो उन देशों की लड़ाई वहाँ की महिलाओं ने लड़ी। भारत एक ऐसा देश है कि महिलाओं के हक और अधिकारों की लड़ाई राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन पुरुषों ने लड़ी। आज जो पढ़ी लिखी महिलाएं दिखाई देती है वे सब आधुनिक सावित्रीबाई फुले, फातिमा बिशेख होनी चाहिए। ये प्रोग्रेसिव सोच पुरुषों की भी होनी चाहिए, तभी देश का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन सफल होगा। एक स्तर पर सभी औरतें
एक है और उनके हितों में समानता है। यह विचार क्रांतिकारी है, बस इससे ट्रेड यूनियन की बू आती है। असलियत यह है कि सामूहिक संघर्ष के लिए साथ साथ हर औरत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। अब सवाल उठ सकता है कि अपनी पीड़ा का अंदाजा होने के बावजूद कितने औरतों ने यह व्यक्तिगत संघर्ष किया। शायद और चीज़ों की तरस का इनका भी एक अर्थशास्त्र होता है। जब तक भौतिक हालतों की अनुकूलता नहीं होती है, मूल्यों का संघर्ष सभी नहीं कर सकते हैं। औरत जाति और धर्म निरपेक्ष होती है। जाति प्रथा की खासियत यह है कि हर इंसान की कोई जाति नहीं होती है। किसी जाति में बिना आप हिंदू नहीं हो सकते हैं। इसलिए हिंदू औरत भी जाति की प्रथा की उतनी ही शिकार है जितना पुरुष। सच तो यह है कि औरत के सामान्य रूप से होने वाले दमन का जाति प्रथा से कोई संबंध नहीं है। यह जरूर है, जाति प्रथा का निर्माण जिस सामाजिक मनोविज्ञान से होता है वह औरत का दोस्त नहीं हो सकता है। जन्म के आधार पर हैसियत तय कर विषमता ही पैदा कर सकता है। इसी मनोविज्ञान से पुरुष को एक ताकत मिलती है, वह औरत को उपमानो मानकर चलता है। इस तरह ब्राह्मण की जो स्त्री है वो उतनी ही दामित है जितनी शूद्र की। इन दोनों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है, लाजमी है। जाति प्रथा का खामियाजा औरतों को जरूर भुगतना पड़ा है। यहाँ हम यह कह सकते हैं स्त्री की भी जाति होती है। यह याद दिलाने के लिए एक व्यापक परिघटना का जिक्र करना काफ़ी होगा। अभी हाल तक ऊंची जातियों के पुरुष नीची खासकर अनुसूचित जाति जनजातियों की औरतों को साथ सोना अपना जायज अधिकार मानते हैं। प्रेमचंद ने गोदान में एक ऐसे ही प्रसंगों का वर्णन किया। युवा कॉलेज जुनिया जो गोबर को दिल दे चुकी थी, उसे अपने कष्टों के बारे में बताती थी। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती थी। एक से एक बाबू, महाजन, ठाकुर, वकील, अमले, अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसाना चाहती है, ऐसा कहती थी। जुनिया बहादुर थी, इसलिए वह अपने आप को बचाती थी, लेकिन दूसरे कई औरतों को अपनी जाति का दंड देहदान के माध्यम से भुगतना पड़ता। देश के कई हिस्सों में यह सामंती व्यवहार आज भी जारी है। फर्क इतना है, पहले एक बात आम मानी जाती थी, अब नीची जातियों की औरत और मर्द इस जुल्म के खिलाफ अक्सर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जागरण के इस समय में हिंसा का सहारा लिए बिना शोषण करना कठिन है। आर्थिक दबाव प्रलोभन भी हिंसा का अन्य रूप है। औरत का दिल जीतने के बजाय उनका शरीर पाने का ये आधुनिक नुस्खा है। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 30 लाख सेक्स वर्कर है, जिसमें 40% यानी 12 लाख नाबालिग है, और इनमें से 75% तस्करी के जरिए इस व्यापार में लाई है। आज के समय में यौन व्यापार के लिए बच्चों की तस्करी का धंधा बहुत तेजी से फल फूल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार हर साल कम से कम 1 लाख बच्चे लापता हो जाते हैं। बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक मार्च, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ने पेशेवर यौन शोषण की रिपोर्ट में कैलाश सत्यार्थी के हवाले से कहा था, जवान बच्चों को कोठों पर गुलाम बनाने के धंधे में 360 अरब डॉलर यानी 21 लाख करोड़ रुपए बना लिए जाते हैं। बाल श्रम के खिलाफ अपने काम के लिए 2014 में नोबेल पारितोषिक पुरस्कार जीतने वाले सत्यार्थी ने इस पर इंगित किया था। उक्त राशि देश के जीडीपी के 20% बराबर है। इस समय वेश्यावृत्ति सही या गलत है, इसके बहस को आगे बढ़ाते हमारे भविष्य को बचाना चाहिए, क्योंकि इस व्यापार ने हमारे बच्चों का क्रूरतापन हिस्सा बना लिया है। लगातार बच्चों के साथ बढ़ती यौन शोषण की घटनाएं राष्ट्रीय नीति की प्राथमिकता बनती जा रही है। एक ऐसी ही महिला जो वेश्या व्यवसाय में काम करती थी, वो महिला के माँ बाप कौन थे, वो किस धर्म की थी, उसे जानकारी नहीं थी। एक मुस्लिम महिला ने उसे पाला, उसका नाम था अनवरी बेगम। उसे वेश्या व्यवसाय में जो उसका जो बाजार होता है उसमें धकेल दिया। वो डांस बार में नाचने का भी काम किया। आज वो बॉलीवुड के फिल्मों की प्रसिद्ध लेखिका शगुफ्ता रफीक है। बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर फिल्मों के निर्माता महेश भट्ट के साथ शगुफ्ता ने फिल्म इंडस्ट्री को कई फिल्में दी है, जैसे आवारापन, राज, मर्डर 2, आशिकी 2 फिल्मों की कहानी उन्होंने निर्मित की है। इतनी महान निर्मित कर सकती है। आज जागतिक महिला दिन पर यही कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं तेरा क्या अस्तित्व है नारी, लोग कहते हैं तेरा क्या अस्तित्व है नारी, दुख को दूर कर खुशियों को बिखरे नारी। अपने हौसले से तकदीर को बदल दूं, अपने हौसले से तकदीर को बदल दूं, सुन ले दुनिया, हाँ मैं औरत हूँ, हाँ मैं औरत हूँ। साथियों, हम 10 मार्च तक
यानी सावित्रीबाई फुले जी के स्मृति दिन तक महिलाओं के सम्मान में ऐसे लगातार वीडियो बनाने वाले हैं। देखते रहिए एमएन टीवी। धन्यवाद।